जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ साथ एक माँ का भी जन्म होता है। स्त्री तो वो पहले से थी, लेकिन माँ वो पहली बार बनती है। हमारे पास बच्चे को देने के लिए बहुत एडवाइस होती है, उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, लेकिन उस माँ के लिए क्या कुछ गाइड बुक है, वैसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है हमारी सोसाइटी में। हम कहते हैं कि जब तुम माँ बनोगी तो तुम खुद से सब कुछ फिगर आउट कर लोगी। उनके पास ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं होती। शायद ये एक रीज़न है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो केसेस है, या फिर जो महिलाएं हैं जब वो एक बच्चे को जन्म देती हैं तो उनमें डिप्रेशन के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सुसाइड के केसेस नई माँओं में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो एक डायलॉग मिसिंग है हमारी सोसाइटी में। हम माँ को अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गाइडेंस की उसे ज़रूरत होती है उस टाइम पीरियड पे, वो मिसिंग होता है। आज हम आपको स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस समस्या को समझा, इसकी गंभीरता को खुद से एक्सपीरियंस किया, बल्कि उसके बाद इन्होंने खुद से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जहां पर वो नई माएँ और साथ साथ गर्भवती जो माँ हैं उन्हें उस एक गाइडेंस की वो मिस ना करे जब वो अपने इस पीरियड में हो, या फिर जब वो उनके पास एक बच्चा हो। तो अगर उन्हें चाहिए कि अच्छा क्या कुछ करना है, कैसे चीज़ें फिगर आउट करनी है, तो उनके पास कोई हो जो उन्हें करेक्ट गाइडेंस दे सके। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे कंटेंट क्रिएटर सोनल विनायका सरकार का। सोनल, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। सोनल, बिल्कुल जो हम कहते हैं कि माँओं के लिए कोई गाइड बुक हमारे पास नहीं है कि कैसे चीज़ें फिगर आउट करनी है। हम सबकॉन्शियसली हम ऐसा मान कर रखते हैं कि वो सब कुछ फिगर आउट खुद से कर लेगी, जैसे जैसे रास्ता बढ़ेगा आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। लेकिन मैं वाकई जानना चाहूँगी कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म की शुरुआत की कि किस तरीके से पेरेंटिंग क्या है, मदरहुड क्या है, उसके बारे में मैं माँओं को अवेयर कर सकूँ, उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, क्या कुछ ऐसे इंसिडेंट रही जिसने आपको इंस्पायर किया कि मुझे ऐसा कुछ करना है? वो जब मैं प्रेग्नेंट हुई उससे पहले मैं जॉब कर रही थी। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। पहले मैं पुणे में जॉब करती थी, फिर मैं रांची में जॉब करती थी। बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो चूँकि मेरा जहाँ मैं जॉब करती थी वो वर्क प्लेस मेरे घर से इतना दूर था कि ना ही मेरे डॉक्टर ने और ना ही मुझे कंफर्टेबल लगा कि मैं उस जॉब को कंटिन्यू करूँ। उस वजह से मुझे उस जॉब को छोड़ना पड़ा था। प्रेगनेंसी प्लान्ड होने के बावजूद कंटिन्यूस मन में एक असमंजस रहता था कि जो मैंने किया वो सही किया या नहीं। इतना पढ़ने के बाद जॉब छोड़ देना, मेरा अपना क्या आइडेंटिटी रह जाएगा। सो ये स्ट्रगल मैंने पूरे 9 महीने फेस किए हैं। कभी खुश होती थी, कभी दुखी होती थी। उसके बाद फिर बच्चे को डिलीवर किया। उसके बाद 2-3 महीने तो उस इनिशियल फिगर आउट करने में लग गए। फिर वापस से वही प्रॉब्लम शुरू हो गया कि क्या मैं ज्वाइन करूं वापस से जॉब या घर पे रह के बच्चे का देखभाल करूं। इस चीज़ को पूरी तरह से समझने और एक डिसीजन पे आने में खुशी खुशी मुझे 1 साल लग गए। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे घर पे रहना है और एक बार जब मेरा बच्चा इस लायक हो जाए तब मैं वापस से नौकरी ज्वाइन करूँगी। और उस वजह से मैंने सोचा कि एक पेज चालू करूं जहां पे मैं बताऊं कि फ़िज़िकल चेंजेस के अलावा, फ़िज़िकल प्रॉब्लम के अलावा दिमागी मेंटल प्रॉब्लम भी कितने नई माँओं को गुजरना पड़ता है, कितनी चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं, छोटे छोटे स्ट्रगल जिनको दुनिया छोटी समझती है पर उस माँ के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। उसी वक्त मैंने इस पेज का शुरुआत किया। जैसा कि आपने कहा, और वाकई ये बात है कि क्योंकि हम माँओं से रिलेटेड इन इश्यूज़ पे हम उतना चर्चा भी नहीं करते हैं। अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात हो जाए या फिर ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हर माँ तो आज तक तो सारी माएँ इसे फिगर आउट करती आ रही थी, तो आगे भी फिगर आउट कर लेंगी। लेकिन स्पेसिफिकली, और मैं चाहूँगी भी कि ये बात आप हमारे दर्शकों को बतलाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 1 साल आपको लगा ये फिगर आउट करने में, और वो एक स्टेज आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल भरा भी था, लेकिन समहाउ एक टाइम पीरियड के बाद आपने उसको फिगर आउट कर लिया। लेकिन कई बार जो महिलाएं हैं वो उस रास्ते से निकल नहीं पाती हैं, पीपीडी जिसके बारे में हम बात करते हैं,
और उन्हें ये जानकारी भी नहीं होती है कि मैं ये जो फीलिंग है या फिर ये जो स्टेट ऑफ माइंड है मेरा, ये इसको क्या नाम दे सकते हैं, या फिर ये मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, उससे निकला कैसे जाए। तो उसके बारे में आप उन माँओं को भी क्या कहना चाहेंगी, और उस पीरियड में अगर वो हैं तो उनके लिए क्या कुछ सल्यूशन होना चाहिए, या फिर उस सिचुएशन को किस तरीके से वो हैंडल कर सकती हैं? तो मैं सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करूंगी। वो अपने आप में एक बहुत आसान और बहुत डिफ़िकल्ट दोनों पॉइंट है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जैसा हमने टीवी में देख रखा है, हमने पढ़ रखा है, हम और मॉम्स को देखते हैं, हमें ये पता रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरली हर किसी को हो जाता है। आप जैसे ही माँ बनेंगे, बच्चे को जन्म देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग उसी मोमेंट से चालू हो जाएगा। मुझे भी यही पता था, इसलिए मैंने कभी ज़रूरी ही नहीं समझा कि मैं उस विषय में पढ़ूँ या कुछ। जब वो प्रॉब्लम हुआ, जब मैंने बच्चे को जन्म दिया, तब मुझे पता चला ये सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। कईयों को बहुत आसानी से होता है, कईयों को बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। मेरे केस में मिल्क सप्लाई के इश्यूज़ होने के कारण मुझे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड एज वेल एज फार्मूला फीड कराना पड़ा। मेरे साथ कॉन्स्टेंटली मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, पर खुद में मुझे इतनी ग्लानि महसूस होती थी। मैं हर वक्त ये सोचती थी कि मैं कैसी माँ हूँ जो एक अपने बच्चे को पूरा पेट भी नहीं भर पा रही। मुझे याद है बाथरूम में बंद करके मैं खुद को रोया करती थी। ये शायद सब कुछ इसलिए था क्योंकि मुझे यही पता था कि अगर ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो वही सब कुछ ख़त्म है। बट ऐसा नहीं है। हमें ये इन्फॉर्मेशन पहले से रखना होगा कि हाँ, ये बात सही है, ये बात साइंस है, प्रूवन है कि ब्रेस्ट मिल्क एक बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है। बट अगर वो नहीं किसी कारण से हो पा रहा है तो वो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास और भी उसका सबसे क्लोज सब्स्टिट्यूट फार्मूला होता है, और अगर आप किसी भी कारण से अपने बच्चे को फार्मूला फीड कर रहे हो, आप एक बुरी माँ नहीं हो। आप विश्वास कीजिए, कुछ सालों के बाद ये मैटर ही नहीं करेगा कि आपने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया था या फार्मूला फीड किया था। यही कंटिन्यूस जब दिमाग में चीज़ें चलती हैं, वो धीरे धीरे हमें बहुत बार एक औरत को पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती है। ये एक कारण है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से एक माँ परेशान हो सकती हैं। लाइक शुरू में अकेला फील करना, बिना किसी बात के रोना आना, चिड़चिड़ाहट फील होना, अपने बच्चे के प्रति वो नेचुरल प्यार ना आ पाना, चीज़ों को भूल जाना, कुछ भी पसंद नहीं आना, ये सब बहुत नेचुरल है। ये सब शुरू के 14-15 दिन हर किसी को होता है। इसे हम कहते हैं बेबी ब्लूज़। पर अगर 14-15 दिन या मैक्सिमम 20-22 दिन तक भी इन सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट आपको लग रहा है कि चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, इसका मतलब है कि एक चांस है कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें पहले से उस चीज़ के बारे में जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने उन सिम्टम्स को पहचानें, और अगर उन केस हमें वैसा लग रहा है तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि क्या आपकी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में सेल्फ अवेयर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सिचुएशंस में। सोनल, हम चाहेंगे कि जैसे हम आपके पेज की बात करें, जो कम्युनिटी आपने क्रिएट की है, उसके बारे में थोड़ा बतलाएं, और ये भी कि कौन कौन सी ऐसी पेरेंटिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिस पे आप बात करती हैं, जिसके बारे में एडवाइसेस देती हैं। मैं जो भी मेरे 4 साल के पेरेंटिंग जर्नी में जिन भी चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम आई, मुझे लगा कि मेरे पास तो सारे सोर्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ रहते हुए भी अगर मुझे इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है औरों को भी आ रही है, और अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ। जैसे सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग, उसके अलावा बेबी ब्लूज़, और अगर आप बेबी ब्लूज़ को नहीं आगे वो कर पा रहे हो तो आप उसको आगे कैसे टैकल करें। इसके अलावा रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग, जिसको हम जेंटल पेरेंटिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा सेफ़ एंड अनसेफ टच फॉर बेबीज़, बिकॉज़ बड़े को ये टॉपिक समझाना बड़े बच्चों को बहुत आसान है, पर जब हम छोटे बच्चों की बातें करते हैं तो इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स को उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल।
जैसे कि आपने कहा कि जो आपका एक पीरियड रहा था टाइम जिसमें कहीं से भी अगर आप चूक जाती हैं तो काफ़ी ग्लानि जो है वो आपको होती थी, और मुझे लगता है कि ये इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे समाज में हमने माँओं को एक पेडेस्टल पर बैठा के रखा है, एक परफेक्ट इमेज है माँओं का हमारे समाज में, और कहीं भी अगर आप थोड़ा चूक जाती हैं तो हमें लगता है कि अच्छा बाकी ने तो क्या कर लिया है ना, तुमने इसको शायद ठीक से फिगर आउट नहीं किया, या फिर तुम इसमें उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। एक बहुत मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस के साथ भी आया, लेकिन कुछ जो एक नेगेटिविटीज़ हमने उसके साथ ये देखी कि कंपैरिजन का एक माहौल शुरू हो गया। जब हम सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देखते हैं जिसमें हमें माएँ अपने प्रेगनेंसी दौर में काफ़ी खुश नज़र आती हैं, या उसके बाद वो बहुत जॉयफुल वो आपको मोमेंट्स दिखते हैं, तो आपको लगता है कि ये ऐसा क्या सही कर रही हैं और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो मैं इस तरीके से स्ट्रगल कर रही हूँ। ये जो कंपैरिजन है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये भी स्पेशली किस तरीके से अफेक्ट कर रही है? ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला है। ये बहुत हद तक अफेक्ट करती है। जैसे हम जानते हैं कि हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है और नेगेटिव भी होता है। सिमिलर इज़ द केस विद सोशल मीडिया। हाँ, आप स्क्रॉल करोगे सोशल मीडिया तो आप देखोगे कि हर कोई बहुत खुश है, सब ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सब पार्टीज़ में जा रहे हैं। ये उनके ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे उन्होंने चूज़ किया है, वो शो करना चाहते हैं। इसके अलावा भी उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा है, कुछ लोग चूज़ करते हैं कि वो अपने ज़िंदगी के सैड मोमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करें, स्ट्रगल वाले मोमेंट्स। कुछ लोग चूज़ करते हैं कि नहीं, वो सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही शेयर करें, और दोनों सही है, वो उनका चॉइस है कि वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें कंपैरिजन के इस जाल से दूर रहना होगा। वो बोलते हैं ना, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। जितना हम कंपैरिजन से दूर रहेंगे उतना हम भी और हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे। और उसके अलावा हमें ये समझना होगा कि हर किसी के ज़िंदगी में खुशी और दुख दोनों होता है। वो ये शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, हम अपनी जगह। दूसरों को देख के, दूसरों के अच्छे पोस्ट्स को देख के ये सोचना कि उनके ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है, वो सबसे बड़ी भूल होगी। अभी के टाइम पे जैसे कुछ टाइम पहले आप हमें बता रही थी किस तरीके से आपका एक फेज़ आया था जिसमें आप काफ़ी इस वजह से भी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि आपको अपने करियर को उस वक्त स्टॉप देना पड़ गया था। हम फ़िलहाल एक ऐसे दौर पे हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं और हम फेमिनिज़म की बात करते हैं, लेकिन इन सब का कोर कॉन्सेप्ट हमेशा से ये रहा है कि महिलाओं को वो चॉइस होनी चाहिए, जो कि बहुत टाइम तक मिसिंग था, है ना, कि वो उनकी, अगर वो काम करना चाह रही है तो वो उनकी चॉइस है, या फिर वो अपनी लाइफ को एक सर्टेन वे में लेना चाह रही है तो उनके पास वो चॉइस होनी चाहिए। अभी जो एक चीज़ हमने देखना स्टार्ट किया है वो ये कि कुछ टाइम पीरियड पहले तक हम महिलाओं को चाहते थे कि वो बाहर जाकर काम ना करें, और अब एक ऐसा टाइम आ गया है जब वो महिलाएं जो एजुकेटेड हैं, अगर वो चूज़ कर रही हैं कि वो फ़िलहाल कुछ टाइम तक अपने फैमिली पे फोकस करेंगी या अपने बच्चे पे फोकस करेंगी, स्टे एट होम मॉम रहेंगी, तो उन्हें उस चीज़ के लिए भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपको अपने करियर को इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए था, जो कि एक अगेन आपको एक काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि आप समझ रही हैं कि ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहले से था कि मैं अपने करियर को छोड़ रही हूँ, और जब 4 लोग आपसे ये चीज़ कह रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करती है। सोसाइटी का जो परसेप्शन है इन जनरल फीमेल्स को लेकर, वो किस तरीके से अफेक्ट करता है इस जर्नी में? ये भी बहुत बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है। ये एक्चुअली सोसाइटी ये एक्चुअली वो हर किसी को जजमेंट पास करेंगे। अगर आप स्टे एट होम मॉम है तो भी आप जज होंगे, अगर आप वर्किंग मॉम है तो भी आप जज होंगे। मेरे ही फैमिली का मैं बात करूँगी, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम दोनों पढ़े लिखे हैं। मैंने चूज़ किया स्टे एट होम रहना, उन्होंने चूज़ किया वर्किंग मॉम रहना। मेरे अपने स्ट्रगल हैं, उनके अपने स्ट्रगल हैं। चूँकि हम दोनों एक फैमिली में, इसलिए मैं दोनों को बहुत क्लोजली जानती हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक पढ़ी लिखी औरत घर पे रहने का चॉइस लेती है, डिसीज़न लेती है, तब उसको सोसाइटी ये बोलती है कि मैंने पर्सनली ये लाइन सुने हैं कि पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, इंजीनियरिंग की डिग्री को घर पे रख के क्या कर रही हो। तो ये हमें सबसे पहले ये नोशन बदलना होगा कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान अपने
चॉइस से अपने घर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डिग्री वेस्ट हो रही है। एक पढ़ी लिखी औरत अपने परिवार को, अपने बच्चों को हर हाल में सक्षम और पढ़ा लिखा बनाएगी। इसी तरह अगर कोई पढ़ी लिखी माँ एक टाइम के बाद, 1 साल 2 साल के बाद ये डिसाइड करती है कि अब मैं अपने बच्चों को किसी सेफ हैंड में रख के जॉब पे वापस जाना चाहती हूँ, बिल्कुल इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो उसका चॉइस है। और आई एम श्योर कि एज अ मदर उसने अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ 100% परफेक्ट प्लानिंग की होगी। बट ये हमारी सोसाइटी है, वो वर्किंग मॉम्स को बोलेगी कि आप घर पे क्यों नहीं रहते, स्टे एट होम मॉम्स को बोलेगी आप काम पे क्यों नहीं जाते। सो आई थिंक कि धीरे धीरे सोसाइटी का परसेप्शन भी चेंज हो रहा है। एंड उसके अलावा व्हाट आई फील इज़ एज अ सोसाइटी हमें थोड़ी और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। इस जर्नी में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप भी हमें देखने को मिलता है ना, क्योंकि स्पेशली अगर प्रेगनेंसी के बाद का जो स्टेज होता है, जब अगर कुछ आप चीज़ें फिगर आउट कर रही हैं और आपको कुछ लग रहा है कि शायद मुझे थोड़े प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर शायद मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो मुझे मदद करे फिगर आउट करने में, तो और अक्सर आप अगर एल्डर्स के पास जा रही हैं तो एक जो आपको रिस्पॉन्स सुनने को मिलता है कि हमने बच्चे नहीं किए हैं, हमने तुम्हें पाल कर इतना बड़ा कर दिया, हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो वहाँ से मैं उस कॉन्वर्सेशन का ही किस तरीके से जिसने मदद मांगा है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, और आगे जाकर वो इस बारे में फिर बात करना बंद कर देते हैं, वो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं जब जनरेशन गैप यहाँ पर आ जाता है। ये बिल्कुल सही है। हमारे एंसेस्टर्स, हम बुज़ुर्गों ने भी बच्चे किए थे, आई एम श्योर, और उनके ही डायरेक्शंस और गाइडेंस को लेके हम आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं ना कि इंडिया में जितना डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उतने ही बुज़ुर्गों का राय भी इम्पॉर्टेंट है। पर कभी कभी क्या होता है कि वो एडवाइस और वो इतना ज़्यादा हो जाता है, या फिर अगर कोई माँ प्रॉब्लम लेके आती है तो वो जो जनरलाइज़ कर देते हैं। थैंकफुली मेरे घर में ऐसा नहीं था, बट बहुत जगह ऐसा होता है कि जनरलाइज़ कर देते हैं, अरे ठीक है ना, हमने भी किया, ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उस माँ को वहाँ शट डाउन कर दिया जाता है। वो नेक्स्ट टाइम आपके पास प्रॉब्लम लाने से पहले ही ये सोचने लगती है कि मैं जाऊँगी तो मुझे फिर वही जेनरिक आंसर मिलेगा, ठीक है ना, हमने भी बच्चे किए हैं, हमने भी बच्चे पाले हैं, ऐसा होता है, यहाँ मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, ये सब हो जाएगा। बट आई थिंक कि इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप पूछो कि मैं एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या बोलना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इन्फॉर्म्ड रहो, बी इन्फॉर्म्ड। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप अपने पेज पे पेरेंटिंग के पूरे टॉपिक को कवर करती हैं, स्पेशली जैसा आपने एक टर्म बताया था जेंटल पेरेंटिंग या फिर रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग, ये टर्म्स हैं क्या, और उसको हम चाहेंगे कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें। एक्चुअली रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग एक थोड़ा अब हमारे सोसाइटी में एक नया टर्म है। ये ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसका, बस यही मतलब है कि जैसे हम अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहन से एक रिस्पेक्ट रख के बात करते हैं, अपने बच्चे के साथ भी वैसा ही करना। हम समझ सकते हैं कि सुबह से शाम तक पेरेंटिंग एक बहुत टफ जॉब होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है। बट ये समझना कि हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, उन्हें वो लिबर्टी है कि वो उस तरह बिहेव कर सकते हैं, पर हमें नहीं है। क्योंकि हिटिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन, हाथ उठाना सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, हो जाता है, बट वो एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ वो एक परमानेंट स्कार, हम अपने बच्चों पे एक परमानेंट दाग छोड़ रहे हैं, उनकी यादों पे। वो आप वो उस चीज़ को याद रखेंगे। हमें लगता है एक 4 साल 5 साल का बच्चा कोई चीज़ को याद नहीं रखता, वो याद रखता है। और धीरे धीरे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि वो आपको आपके बच्चे से दूर करेगा, इमोशनली दूर करेगा। उससे ये डर रहेगा कि ये मैं ऐसा करूँगा तो मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेगी। फिर आगे चढ़ के उससे जब कोई गलतियाँ होंगी, जो कि होंगी, बच्चों से गलतियाँ होंगी, वो आपके पास आने में घबराएंगे कि नहीं मैं जाऊँगी तो मम्मी डांटेगी। रिस्पेक्टफुल जेंटल पेरेंटिंग का सबसे खूबसूरत फ्रूट ये है, रिज़ल्ट ये है कि आप अपने बच्चे के साथ एक ऐसा बॉन्ड डेवलप करते हैं कि उस बच्चे को पता रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी गड़बड़ हो जाए, मैं अपने पापा, अपनी मम्मी के पास जा सकता हूँ, उन्हें ये प्रॉब्लम बता सकता हूँ और वो ये प्रॉब्लम संभाल लेंगे। बिकॉज़
अगर हमने ये नहीं किया, अगर उनके मन में ये डर रहा और वो हमारे पास आने से घबराए, तो वो या तो किसी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे जो कि सेफ़ नहीं है, और ये भी हो सकता है वो किसी के पास ना जाएं, वो ज़्यादा ओवर थिंक करने लगे, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। तो उससे बेहतर ये है कि हम ऐसा एक बॉन्ड बनाएं कि बच्चे हमारे ही पास आएँ। बिल्कुल। ये और अभी के टाइम पे तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप हेल्प अगर आप कहीं बाहर जाकर आप उस हेल्प को मांग रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है कि वो किस फॉर्म में आपको मिल रहा है या फिर उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। पेरेंटिंग पे आपका कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन रहता है, और जो एक टॉपिक मैं चाहूँगी कि आप एड्रेस करें वो है सेफ़ और अनसेफ टच का। क्योंकि एक जो चीज़ें हमने, अगर हम कुछ डेटास भी देखें जिसमें हम रियलाइज़ करते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस हैं वो ना सिर्फ हमारे कंट्री में पर इन जनरल पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि हम कम एज में ये कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ नहीं करते हैं। हमारे सोसाइटी में एक पूरा टैबू है जिसको लेकर इस बारे में बिल्कुल बात नहीं होती, और जब तक वो बच्चा खुद इतना मैच्योर हो जाता है कि वो उस चीज़ को समझे, तब तक शायद कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो जिसको अब रेक्टिफाई करना बहुत लेट है। तो जो पेरेंट्स खासकर जो आपको अभी देख रहे होंगे, उन्हें आप किस तरीके से एडवाइस देंगे कि इस टॉपिक को आप अपने बच्चे के सामने छेड़ें और किस तरीके से उन्हें इसके बारे में अवेयर करें? देखिए, ये जैसा आपने कहा, ये हाँ, इस टॉपिक को एक टैबू माना जाता है। हालांकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन आया है, बहुत से स्कूल करिकुलम्स में अब तो सेक्स एजुकेशन पे बात करने लगे हैं, सेफ़ एंड सेफ टच या फिर अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट टच पे बात करने लगे हैं। बट एज अ पेरेंट ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बहुत अर्ली एज से अपने बच्चों से इस टॉपिक को छेड़ें। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, आजकल इस टॉपिक पे सबसे बात करना ज़रूरी है। जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज़ रीसेंट इंसिडेंट्स सब ने देख रखा है, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी बाहर नहीं है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि बच्चों से एज अप्रोप्रिएट मैनर में बात करना। एक 3 साल के बच्चे से उसके जैसा, एक 5 साल के बच्चे से उसके जैसा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आपका अगर छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, तो आप उससे कैसे ये कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे इंडिया में प्यार से हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जो फीमेल और मेल प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं, हम उसे डायरेक्ट उस नाम से एड्रेस नहीं करते, हम उसे कोई बनावटी नाम दे देते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें पहले हर बॉडी पार्ट को, जैसे हम आइज़ को आइज़ बोलते हैं, नोज़ को नोज़ बोलते हैं, वैसे हर बॉडी पार्ट को उसके नेम से एड्रेस करना होगा, ताकि उस बच्चे को क्लियरली सब कुछ पता रहे। सेकेंडली, बच्चे को बताना होगा कि योर बॉडी इज़ यू आर द बॉस ऑफ योर बॉडी। अगर आपके कोई भी ऐसा कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो मतलब कुछ गलत है, आपको अपनी मम्मी, अपने पापा या अपने टीचर को बताना है। थर्ड, आपको अगर ड्रेस चेंज करना है या कुछ वैसा अंडरगारमेंट्स वगैरह चेंज करना है, तो आप सिर्फ अपने मम्मी या अपने पापा के पास ही जा सकते हैं, आपको थर्ड पर्सन के पास जाना अवॉइड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्टली, कुछ भी अगर ऐसा हुआ, किसी ने भी आपको अगर किसी गलत जगह टच किया, प्राइवेट पार्ट पे टच किया, तो आपको सबसे पहले घर आके अपने पापा मम्मी को बताना है। ये एक बेसिक कॉन्वर्सेशन है जो आप एकदम लो एज से चालू करते हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ते जाएंगी, बच्चों की मैच्योरिटी बढ़ते जाएंगी, आप उससे फिर आगे उस तरह का कॉन्वर्सेशन जारी रख सकते हैं। सोनल, कुछ वर्षों से आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा है, कई महिलाओं को काफ़ी मदद मिली है, और मैं चाहूँ अगर एक ऐसा एक आप इंसिडेंट शेयर करें जिसमें आपको लगा कि ये जो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, या एक्चुअली में मैंने आइडिया के साथ स्टार्ट किया था कि अगर थोड़ी अकेली पड़ गई अपनी जर्नी में, तो कोई और फीमेल जो है उनको मेरा सपोर्ट मिले, वो कौन सा पॉइंट था जब आपको ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ, या कुछ ऐसा इंसिडेंट? मेरे साथ ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, और सारे इंसिडेंट्स मेरे जैसे मैंने कहा, मेरा सबसे सेंसिटिव इशू रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के अराउंड ही रहा है। जब मैंने इस टॉपिक पे खुल के, पहले तो हमारे इंडिया में इस टॉपिक पे खुल के भी बात नहीं होती, क्योंकि लगता है कि अगर एक माँ कबूल करेगी कि हाँ उसको मिल्क सप्लाई के इश्यूज़ थे और उसने अपने बच्चे को फार्मूला भी दिया है, तो वहीं पे उसका ओहदा कम कर दिया जाता है, कहा आप या वो खुद में सोच लेती है कि मैं उस लायक नहीं हूँ। पर जब एक टाइम के बाद मैंने इस टॉपिक पे ओपनली बात करना चालू किया, तो मुझे डीएम्स में, इंस्टाग्राम डीएम्स में काफ़ी ऐसे मैसेजेस आए जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। कईयों के साथ तो मुझे ये सुनने में मिला कि
घर पे भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। ये सब भी कहा गया कि तुम्हारा बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि तुम्हारे मिल्क का सप्लाई कम है। तो ऑलरेडी एक माँ बहुत ही टेंडर, बहुत ही इमोशनल मोमेंट से गुजर रही होती है, और उस वक्त उसके मिल्क सप्लाई को लेके बात करना, उसको ये फील कराना कि तुम बाकियों का तो हो जा रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं हो पा रहा, वो बहुत एक सेंसिटिव इशू है। और तब उनको ये मेरे पास ऐसे डीएम्स आए हैं कि आपसे बात, आपका पेज देखा तो ये हिम्मत आई कि फार्मूला फीड कराना कोई पाप नहीं है, हम करा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा ज़िंदगी के रेस में पीछे छूट जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोगों को तो मैंने बता पाई वाकई। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस में थोड़ा सा भी अगर आपको गाइडेंस मिले तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं हैं उनके लिए आप वो हेल्पिंग हैंड रही हैं, वो गाइडेंस रही है, जिन्होंने उन्हें एक रास्ता दिखाया है जिस पे वो चल सकती हैं। सोनल, आप हमारे शो का हिस्सा बनी, आपने अपनी जर्नी तो शेयर की, उसके साथ साथ कई इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग को लेके, मदरहुड को लेके कई इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आपका ये जो आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टच कर सके, पेरेंट्स इन जनरल को टच कर सके। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।